दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश में हो रही पंचायत सहायकों की 58,000 से अधिक पदों पर भर्तियों का आवेदन पत्र भरना है, कहां से आपको आवेदन पत्र मिलेगा, साथ ही आपको जो आवेदन पत्र का लिफाफा है उसके ऊपर क्या लिखना होगा, फॉर्म कहां पर जमा करना सबसे सुरक्षित रहेगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही आवेदन पत्र के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उनके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। कंप्यूटर कोर्स इस आवेदन पत्र के साथ लगेगा या नहीं लगेगा, इस संबंध में प्रधान जी का क्या कहना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में हो रही 58,000 से अधिक पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कल से आपकी ग्राम पंचायत में साथ ही विकास खंड और जिला पंचायत स्तर पर आवेदन पत्र जमा किए जाने हैं। अब अगर आप इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से आवेदन पत्र भरना है सबसे पहले इस संबंध में जानकारी आपको दे देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आपके सामने है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का आवेदन पत्र है। इसको मैं भर करके लाया हूँ। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आपको भरना है, पूरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसी प्रकार का आवेदन पत्र आपको भरना होगा। आवेदन पत्र में सबसे पहले आपको अपनी ग्राम पंचायत का नाम डालना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक लोग का लिया हुआ है, देख लीजिए उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर डाला हुआ है। साथ ही उसके बाद आपको विकास खंड का नाम डालना है, यानी अपने ब्लॉक का नाम डालना है, आपकी ग्राम पंचायत जिस भी ब्लॉक में पड़ती है। उसके बाद आपको आसानी से अपने जनपद का नाम नीचे डाल देना है। इसके बाद आपको अपना नाम डालना है हिंदी में। आपको अपना नाम हाई स्कूल की मार्कशीट या सनद के हिसाब से डालना है, जो नाम आपके हाई स्कूल की मार्कशीट या सनद में है। अगर आपका इंटरमीडिएट में थोड़ा कुछ परिवर्तन है नाम में या फिर आपका आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है, तब भी आपको अपनी हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से अपने नाम को यहाँ पर डालना है। उसके नीचे आपको अपने पिता का नाम डाल देना है, देख लीजिए यहाँ पे डाला गया है। उसके नीचे आपको अपनी माँ का नाम डालना है। इसके नीचे आपको अपनी जन्म तिथि डाल देनी है। ये चारों ही जानकारियां आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर दर्ज करनी है। अब 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु कितनी हो रही है इसमें आपको वर्ष डालना है। उसके बाद कितने महीने के आप हो रहे हैं वो डालना है। उसके बाद आप कितने दिन के हो रहे हैं ये भी जानकारी आपको यहाँ पर डालनी है। अब कुछ लोगों को डेट ऑफ बर्थ निकालने नहीं आती होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कितने वर्ष और कितने महीने साथ ही कितने दिन के हो रहे हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी नेट पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो रात 9 बजे हम लाइव आएंगे तो आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना है। 1 जुलाई 2021 को आपकी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ बन रही है, जितने भी साल के आप हो चुके हैं, जितने महीने के हो चुके हैं, जितने दिन के हो चुके हैं, यहाँ पर आसानी से भर दीजिए। अगले कॉलम में आपको अपना लिंग बताना है, महिला है, पुरुष है या अन्य है। तो यहाँ पे जो भी आवेदन कर रहे हैं, अगर महिलाएं आवेदन कर रही हैं तो महिला लिख सकती हैं, पुरुष आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर पुरुष लिख सकते हैं। इसके बाद अगले कॉलम में आपको बताना है आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, यानी अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से, पिछड़े वर्ग से या सामान्य वर्ग से हैं। यहाँ पर अगर आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति लिख दीजिए। अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो अनुसूचित जाति लिख दीजिए। पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आप लिख सकते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर आप सामान्य लिख सकते हैं। इसके नीचे आपको अपना स्थायी पता डाल लेना है, आपका जो भी ग्राम है, पोस्ट है, उसके बाद आपको अपना ब्लॉक, इसके बाद आपको अपना जनपद, साथ ही साथ पिन कोड भी आपको डाल देना है। इसके नीचे आपसे मांगा जा रहा है पत्र व्यवहार का पता। अगर आपका स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता एक ही है तो उस स्थिति में आप यहाँ पर उपरोक्त लिख दीजिए। अगर आपका पत्र व्यवहार आप किसी दूसरे पते पे करना चाहते हैं और स्थायी पता आपका कोई दूसरा है तो उस स्थिति में यहाँ पर आप अपना पत्र व्यवहार का पता डाल सकते हैं। इसके नीचे आपको अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके नीचे आपको अपनी शैक्षिक योग्यता लिख देनी है। शैक्षिक योग्यता आपको किस प्रकार से लिखनी है देख लीजिए, यहाँ पर पहले से ही भरा हुआ मिल रहा है। आपको नंबर 1 पे आपको हाई स्कूल डालना है। कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया हुआ है तो यहाँ पर आपने अगर उत्तर प्रदेश के बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा पास की हुई है तो यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख दीजिए। उसके बाद आपने हाई स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे थे, यानी आपके विषय कौन कौन से थे, तो उन विषयों को सभी को यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे मोस्टली सभी लोगों के पास हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला होती है, मैंने यहाँ पर आपको भर के दिखाया हुआ है। अगले कॉलम में आपको हाई स्कूल का पूर्णांक डाल देना है। पूर्णांक 600 अंक का होता है हाई स्कूल का उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं।
उसके बाद हाई स्कूल में आपने कितने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं उनको यहाँ पर भर दीजिए, यानी आपके कितने नंबर आए वो नंबर यहाँ से डाल दीजिए। उन नंबरों के हिसाब से आपकी कौन सी डिवीजन बन रही है, प्रथम डिवीजन, द्वितीय डिवीजन या तृतीय श्रेणी बन रही है, तो उसको यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनका 450 लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से इनकी पहली श्रेणी बन रही है, प्रथम श्रेणी आ रही है, इसलिए यहाँ पे प्रथम लिखा गया है। साथ ही इनका परसेंटेज अगर कैलकुलेट करते हैं तो 75% आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपको अपने आवेदन पत्र में ये जानकारी देनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए इंटरमीडिएट लिखा आ रहा है फॉर्म में, आपको कुछ करना नहीं है। आपने यूपी बोर्ड से उत्तीर्ण किया हुआ तो यहाँ पे यूपी बोर्ड को लिखेंगे। साथ ही साथ जिन विषयों के साथ आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन विषयों को अगले वाले कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद उसी हिसाब से आपको अपना प्राप्तांक पूर्णांक डाल देना है, कौन सी श्रेणी बन रही है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या जो भी आ रही है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद आप अपना परसेंटेज निकाल के अगले लास्ट वाले कॉलम में भर दीजिए। नीचे आपको तीसरे नंबर पे एक और कॉलम मिल जाता है, इसमें आप अपने बीए, बीएससी, बीकॉम की डिटेल को डाल सकते हैं। इसमें अगर कोई भी डिटेल डालेंगे आपको वरीयता मिलने वाली नहीं है, कोई इसका महत्व तो नहीं है। डालना चाहें तो आप डाल दीजिए, केवल आपसे इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण मांगा जा रहा है इस भर्ती के लिए, तो इतना ही आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है। फिर भी अगर आप अपनी उच्च शैक्षिक योग्यता डालना चाहते हैं तो यहाँ तीसरे कॉलम में डाल सकते हैं, इसका बेनिफिट आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। 12वें कॉलम में आपसे कार्य का अनुभव पूछा जा रहा है, अगर आपके पास अनुभव है तो यहाँ पे वर्ष डाल दीजिए, कितने साल का आपको अनुभव है, नहीं तो आप यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद 13वां कॉलम उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने अपने परिवार के किसी महत्वपूर्ण सदस्य को कोरोना महामारी के बीच में खो दिया है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के वारिसान के रूप में आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है। अगर आप कोरोना महामारी से पीड़ित परिवार के सदस्य नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। अगर यहाँ पर आप हाँ लिखते हैं उस स्थिति में आपको जो भी परिवार में मृत्यु हुई है जिस भी व्यक्ति की, उसका नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपका मृतक के साथ क्या संबंध है। मृतक के साथ आपका संबंध होना चाहिए या तो आप पति हो या पत्नी हो। अगर आपके पति की मृत्यु हुई है तो उस स्थिति में यहाँ पर पत्नी डाल सकती है फॉर्म। अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हुई है तो उस स्थिति में यहाँ पर पति भी इसका लाभ ले सकता है। साथ ही साथ पुत्र को भी लाभ दिया जाएगा, अविवाहित पुत्री को भी इसका लाभ मिलेगा, विधवा पुत्री को इसका लाभ मिलेगा, विधवा माता को इसका लाभ मिलेगा, अविवाहित भाइयों और बहनों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो आपका मृतक के साथ इनमें से अगर कोई संबंध है तभी इसको आपको लाभ दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आपका मृतक के साथ इनमें से किसी भी प्रकार का एक संबंध है तो उस स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। उसके आगे आपको चेक बॉक्स कर देना है, सही का निशान लगा देना है। इसके बाद आपको ये बताना है जिस व्यक्ति की आपकी परिवार में मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु किस तारीख को हुई है। नीचे आपको मृत्यु की तारीख डाल देना है, जिसके लिए आपको फिर मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी इसके साथ संलग्न करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तारीख डाल देंगे और मृत्यु प्रमाण पत्र को आप संलग्न कर देंगे। उसके बाद जिस भी व्यक्ति की आपके परिवार में मृत्यु हुई है उसकी आपको इसके साथ एक रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। वह रिपोर्ट एंटीजन, RT-PCR, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हो सकती है। तो इनमें से आपको विकल्प दिए गए हैं। जो भी रिपोर्ट आपके पास मृतक की है उस रिपोर्ट को आपको अपने आवेदन पत्र के साथ लगाना है। साथ ही नीचे आपको जिस तारीख की रिपोर्ट है उस तारीख का विवरण भी नीचे देना है। उसके बाद आपको घोषणा करनी होगी, नीचे घोषणा पत्र दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं, यहाँ तारीख आपको अपनी डालनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यहाँ से बता देते हैं, आवेदन पत्र के साथ आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सबसे पहले तो उस चीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि सर अगर हमने उसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, उनके साथ अगर किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो उस स्थिति में हमारे पास क्या प्रूफ होगा। तो उन सभी लोगों को यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए एक कॉलम नहीं है, फॉर्म में किसी प्रकार का विवरण नहीं है, फिर भी आप अगर चाहें तो यहाँ संलग्न लिख के आप जो भी डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ संलग्न कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उनको यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट सनद, इंटरमीडिएट की मार्कशीट व सनद, जाति प्रमाण पत्र, मूल्यवास प्रमाण पत्र, साथ ही कोरोना महामारी के बीच में अगर किसी परिवार के जन को आपने खोया है तो उनकी रिपोर्ट्स वगैरह, आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप जो इस फॉर्म के साथ लगा रहे हैं ऊपर लिख दीजिएगा, जिससे अगर कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स का हेरफेर आपके फॉर्म के साथ किया जाएगा तो वो पकड़ में आसानी से आ जाएगा। ऊपर आपको एक सिंपल सा फोटो चस्पा कर देना है। आपको ध्यान रखना है आपका फोटो आवक्ष तक होना चाहिए, वक्ष स्थल तक होना चाहिए,
साफ होना चाहिए, उस पर किसी भी सिग्नेचर या फिर डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं है। एक साफ सुथरा फोटो यहाँ पर आप संलग्न कर दीजिए। इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। फॉर्म के साथ ही आपको प्राप्ति रसीद लगी हुई मिल रही है, इसको यहाँ से कट कर लीजिएगा। जिस भी व्यक्ति के पास ये फॉर्म को आप जमा कर रहे हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत में हो, विकास खंड में हो या जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ हो, उसका मोहर लगवा लीजिएगा। ठीक है, उसका नाम लिखवा लीजिएगा और दिनांकों से अवश्य डलवा लीजिएगा, क्योंकि यही आपके पास प्रूफ होगा आवेदन पत्र आपने जमा किया है। इस प्रकार से आसानी से आपका पूरा आवेदन पत्र भर जाएगा। मुझे लग रहा है सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो गई होंगी। तो आपको बताते हैं आवेदन पत्र आपको कहां से मिलेगा। तो आवेदन पत्र आप आसानी से ग्राम पंचायत में जो आपके प्रधान है वहां से ले सकते हैं। साथ ही ये आवेदन पत्र आपको उन सभी दुकानों पर मिल जाएगा जो कंप्यूटर सेंटर्स की दुकानें होती हैं, फोटो स्टेट वगैरह की दुकानें होती हैं, उनके पास ये आवेदन पत्र मिल जाएगा। साथ ही ये किताबों की दुकानों पर भी आवेदन पत्र आपको मिल जाएगा। फॉर्म डालने वाली दुकानों पर भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा आसानी से। अगर आपको फिर भी फॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा हमारे चैनल का, तो उस पर ये आवेदन पत्र हम आपको दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपको लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है। तो लिफाफे पर आपको ऊपर लिखना है सेवा में प्रधान या सचिव ग्राम पंचायत, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है यहाँ आगे नाम डाल दीजिए। उसके नीचे आपको अपनी ब्लॉक डाल देनी है, उसके नीचे आपको अपना जनपद डाल देना है, उसके नीचे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। इसके बाद आपको अपने लिफाफे के लेफ्ट साइड पर अपना पूरा नाम, पिता का नाम, साथ ही अपना पूरा पता और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अब लिफाफे पे आपको क्या लिखना है इस संबंध में भी आप बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। अब आपको बताते हैं कि आवेदन पत्र कहां पर जमा करना सबसे सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, देखिए आवेदन पत्र जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया, आप 3 जगहों पर जमा कर सकते हैं। एक तो आप अपनी ग्राम पंचायत में ही जमा कर सकते हैं, दूसरा आप विकास खंड पर जमा कर सकते हैं, तीसरा आप जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ पर भी जमा कर सकते हैं। जिला अधिकारी महोदय ने प्रत्येक ब्लॉक पर और जिला पंचायत राज कार्यालय में एक व्यक्ति को बिठाया हुआ है जो आपके आवेदन पत्रों को जमा करेगा। तो आप चाहें तो वहां पर जमा कर दीजिएगा, लेकिन सबसे सुरक्षित रहेगा आप अपनी ग्राम पंचायत में इसको जमा कर दीजिएगा, वहां से रिसीविंग ले लीजिएगा। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है और आपका फॉर्म आसानी से आपकी ग्राम पंचायत में जमा हो जाएगा। ब्लॉक और जिला पंचायत में आपको भीड़ देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन आपकी ग्राम पंचायत में आपको किसी प्रकार की भीड़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। आसानी से आप अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं। यहाँ से अब आप आसानी से समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है और किस प्रकार से आपको फॉर्म को जमा करना है। फिर भी आपको अगर कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही रात 9 बजे आप हमसे लाइव भी जुड़ सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।